नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी के साथ मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत अमरनाथ यात्रा से जुड़ी खबर के साथ करेंगे। अमरनाथ यात्रा में हुए हादसे का नया वीडियो सामने आ गया है। ये वीडियो उस वक्त का है जब सैलाब आया था। वीडियो में आप देख सकते हैं, साफ दिखाई दे रहा है कि कैसे बादल फटने के बाद मलबा तेजी से नीचे की ओर आ रहा है। ये तस्वीरें देखिए उस वक्त की है जब बादल फटने के बाद एक सैलाब आया और यहाँ जो टेंट मौजूद थे वहाँ पर कैसी अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग चिल्लाने लगे। मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर भी नीचे आते हुए साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। भोले बाबा बता ले सारी पब्लिक। अरे यार बहुत ज्यादा पार की सकते। अमरनाथ आपदा का ये सबसे ताज़ा वीडियो है जिसमें साफ तौर पर मलबा नीचे की ओर आ रहा है। ये देखा जा सकता है और किस तरीके से लोगों में पैनिक की स्थिति है। एकाएक वहाँ पर शोरगुल होने लगा। ये साफ तौर पर इन तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। अब तक 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनको ढूंढने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। लेकिन ये जो सबसे ताज़ा वीडियो है इस पूरी घटना का, वो बता रहा है कि किस तरीके के हालात उस वक्त वहाँ रहे होंगे। अब हम आपको तस्वीरों को बड़ी स्क्रीन पर समझाने की कोशिश करेंगे ताकि आप देखें और समझें कि किस तरीके के हालात उस वक्त बने जब एकाएक सैलाब आया और ये पूरा मलबा नीचे की तरफ आने लगा। जिस भी शख्स के फ़ोन से ये वीडियो बनाया गया देख सकते हैं कि पैनिक में जिस तरीके से हाथ काँप रहे हैं, वहाँ लोग शोर मचा रहे हैं, कह रहे हैं भोले बाबा बचा लीजिए। आपको दिख रहा होगा पहाड़ के ऊपर का हिस्सा और उससे बहुत ही तेज़ी से नीचे आता हुआ मलबा, ये सैलाब ये आप देख रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा हिलता हुआ वीडियो इसलिए क्योंकि आप सोचिए कितनी घबराहट में होंगे लोग। ये आपको साफ तौर पर मलबा नीचे आते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत ही भारी तादाद में ये नीचे आया है जिसमें बड़े बड़े पत्थर भी थे जब ये पूरा सैलाब आया। और आसपास आपको टेंट नज़र आ रहे हैं। ये वो टेंट है जहाँ पर श्रद्धालु रहते हैं और इसी वजह से इतने बड़े आपदा के बाद अब तक 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं। 16 की मौत अब तक हो चुकी है। कई सारे लोगों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस बड़ी कवरेज पर लगातार बने हुए हैं। तो अमरनाथ में हुई आपदा के बारे में आप सभी जानते हैं। इस हादसे के दौरान जो वीडियो है अब वो सामने आ रहे हैं और जो सबसे ताज़ा वीडियो है वो बता रहा है कि किस तरीके का भयावह मंजर उस दौरान रहा होगा। ये वीडियो उसी समय का है जब सैलाब आया था। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि कैसे बादल फटने के बाद मलबा बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आ रहा है। मलबे के साथ बड़े बड़े पत्थर भी बह के नीचे की तरफ आ रहे हैं। और देखिए आप तस्वीरों में साफ तौर पर वो सैलाब देख सकते हैं, वो टेंट देख सकते हैं जिनमें श्रद्धालु रुके हुए थे और लोग किस तरीके से वहाँ चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, वो भी साफ तौर पर इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। तबाही का ये सबसे ताज़ा वीडियो है। 3 दिन हो गए हैं अमरनाथ में इस आपदा को। अब भी 41 लोग लापता बताए जा रहे हैं जिनकी तलाश हो रही है। 16 लोगों की अब तक मौत हो गई है और इसके बाद अब वीडियो जो सामने आ रहे हैं वो अपने आप में भयावह है। तो हम आपको ये जो स्क्रीन पर वीडियो है इसके ज़रिए समझा रहे हैं क्योंकि ये सबसे ताज़ा वीडियो है। कैसे देखिए पहाड़ के ऊपर के हिस्से से आपको मलबा नीचे की तरफ आते हुए नज़र आएगा। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये पहाड़ का ऊपरी हिस्सा है जहाँ से ये सैलाब नीचे की तरफ आया है और बहुत तेज़ी से आया है। किसी को संभलने का मौका नहीं मिला। नीचे की तस्वीरें आप देखिए। ये जो आप देख रहे हैं तस्वीरें, ये वो टेंट है जहाँ श्रद्धालु रुकते हैं। गुफा के पास ही ये इलाका है जहाँ पर बादल फटने के बाद ये हादसा हुआ है। और ये आप जो तस्वीरों में नीले और पीले रंग के टेंट देख रहे हैं, यहाँ से गुजरा है वो सैलाब और इसी में कई लोगों की जान पर बनाई है। जिस वक्त ये सैलाब नीचे की तरफ आ रहा था, ये मलबा नीचे की तरफ आ रहा था, लोग चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। साफ तौर पर वीडियो में आवाज़ आप सुन सकते हैं जिसमें एक शख्स की आवाज़ आ रही है, भोले बाबा बचा लो। तो हादसे के वक्त की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको इस वक्त हम दिखा रहे हैं। ये जो आप तस्वीर देख रहे हैं ये सैलाब है, ये मलबा है जो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ आ रहा है। इसमें बड़े बड़े पत्थर भी थे जो आगे आए और बहुत कुछ अपने साथ बहाकर लेकर चले गए। जो लोग दूर थे, मौजूद थे, उन्होंने तो किसी तरह इसे वीडियो में कैप्चर कर लिया, इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो बना लिया। लेकिन आप सोचिए कि आसपास जो लोग रहे होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा। इसलिए जानकारी ये मिल रही है कि 41 लोग अब भी लापता हैं जिनकी तलाश की जा रही है। आजू बाजू आपको टेंट नज़र आ रहे हैं नीले और पीले रंग के और जिस दौरान सैलाब आया था उसका ये एक्सक्लूसिव वीडियो है जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये दरअसल सैलाब है, मलबा है जो बादल फटने के बाद एक फ्लैश फ्लड जो है वो नीचे की तरफ आया और उसमें बड़े बड़े पत्थर भी थे क्योंकि पहाड़ का काफ़ी सारा हिस्सा इसी सैलाब के साथ नीचे आया। देखिए बहाव, देखिए कितना तेज़ इसका बहाव है वो आप देख रहे हैं। यहाँ पर बहुत तेज़ी से मलबा जो है वो नीचे आया, बहुत कुछ अपने साथ बहा कर लेकर चला गया। तो अमरनाथ में जब आपदा आई उस दौरान किसी शख्स ने अपने मोबाइल फ़ोन में इसका वीडियो बनाया है और इसमें साफ तौर पर
काफी ज्यादा शोर जो है वो सुना जा सकता है, क्योंकि लोग डरे हुए थे, घबराए हुए थे, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि एकाएक क्या हो गया। ये नीचे की तरफ ये सब आप जो देख रहे हैं, ये बहुत तेजी से आता हुआ मलबा है। ये देखिए, तो बहुत बड़े बड़े पत्थर इसके साथ बहकर नीचे की तरफ आए हैं। अमरनाथ आपदा को 3 दिन हो चुके हैं, लेकिन सवाल अब भी बना हुआ है कि इस हादसे के लिए जिम्मेदार आखिरकार कौन है। हम बात कर रहे हैं अमरनाथ हादसे की। देश भर से लोग अपनी आस्था के चलते बाबा बर्फानी के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन ऐसे में आसमान से बरसती आफत ने कई परिवारों को उजाड़ दिया, तो कई अब भी अपनों की खबर के इंतजार में बैठे हैं। बताया गया है कि बादल फटने की वजह से ये सब कुछ हुआ, जबकि मौसम विभाग इसे भारी बारिश की देन भी बता रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि बारिश के इस मौसम में जब हजारों लाखों श्रद्धालु ऐसे खतरनाक पहाड़ी इलाके में जमा हो रहे हों, तो इंतजाम पुख्ता क्यों नहीं थे? और अब जिस जगह टेंट लगाए गए थे उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। 16 लोगों ने अब तक अपनी जान गंवा दी है, जबकि 41 की तलाश जारी है। वक्त 8 जुलाई 2022 शाम के 5:30 बजे। जगह अमरनाथ गुफा के पास। आज बाबा अमरनाथ के दरबार में सैलाब आ गया है। कोई भी क्यों हुआ, कैसे हुआ? इसको भेजना होगा फर्दर। कैसे वहाँ टेंट लगाए गए थे? खतरनाक इलाका है। जहाँ पे ये लगाया गया, आई डोंट थिंक अभी तक वहाँ कभी भी ऐसे टेंट या खाने की जगह लगाए गए थे। ये पहली दफा है। आईएमडी के अधिकारी ने बताया है कि ये लोकलाइज एक हेवी रेन के कारण इस प्रकार का फ्लैश फ्लड आया है। मैं समझता हूँ इसको तहकीकात करनी चाहिए। हो सकता है इंसान की गलती हो सकती है। 16 जिंदगियों की गुनहगार प्रकृति या प्रशासन। शुक्रवार शाम को पवित्र अमरनाथ गुफा के पास जब प्रकृति ने अपना तांडव खेला, तो सब कुछ मौत के सैलाब में तबाह हो गया। हादसे की वजह बादल फटना बताई गई और सैलाब की तरह तरह की तस्वीरों ने देश को हिलाकर रख दिया। ये सैलाब, श्रद्धालुओं को बचा लो बाबा बर्फानी, ये सैलाब। कोई बात नहीं, अभी हो जाएगा। पहाड़ से बहती आफत के बीच अफरा तफरी मची। राहत कार्य में जुट गई सेना और एनडीआरएफ की टीमें। भोले के 1.5 दर्जन भक्तों ने बारिश से बने इस मौत के सैलाब में अपनी जान गंवा दी, जबकि 40 से ज्यादा लोगों का अब भी अता पता नहीं है। भाग दौड़ एकदम से मच गई वहाँ पे, जिससे अभी तक हमारे 2 पर्सन हैं वो भी नहीं पता चले हैं कि कहाँ पर है। वो भी गुफा में मत्था टेक रहे थे या नहीं टेक रहे थे, उसके बारे में हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हम लोग पहले पहुंच चुके थे यहाँ पे, लेकिन हमारे जो साथी थे वो वहाँ पे वहीं पे थे। उनके साथ बहुत बुरी तरह मतलब वो घबराए हुए थे। जब वो वहाँ वापस हुए, हमने बड़ी मुश्किल से उनकी व्यवस्था की है। क्या देखा आपने जब ये घटना? जब बरसात तो पहले वहाँ भी थे, हम दर्शन करके भोले बाबा के निकल चुके थे। 2.5 किलोमीटर काली माता रोड पर आए थे। तुरंत हमारे आगे पत्थर, बरसात तेज हो गई, एकदम पत्थर आने बरसने शुरू हो गए। सैकड़ों की तादाद में पत्थर आए। हम एक चट्टान के सहारे खड़े हो गए। एक हमारी आंटी है और एक उनके मतलब उनका बेटे, वो हमारे साथ रात को रह रहे थे। हमसे कंट्रोल नहीं हो रहा, वो कहाँ गए कैसे, हमें कुछ नहीं पता। हमारे गले से कुछ नहीं उतरा। अभी आधिकारिक तौर पर 15 से ज्यादा लोगों की जान गंवाने की पुष्टि हुई है, लेकिन लगातार चल रहे बचाव कार्य और मलबे में दबे लोगों को निकाले जाने की प्रक्रिया के बाद ये आंकड़ा बढ़ सकता है। जी, हौली केव के नीचे का जो इलाका है, जहाँ पर हम इसको लोअर केव वाला एरिया कहते हैं, वहाँ पर हमारे जवान भी थे। तो हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया, लोगों को वहाँ से निकाला गया है। काफी सारा अनाउंसमेंट सिस्टम लगाया गया, लोगों को बताया गया, बिकॉज पानी धीरे धीरे बढ़ा था। तो हम लोगों ने काफी लोगों को निकाल दिया है। तो भगवान के द्वार पर आस्था की यात्रा में पहुंचे भक्तों के लिए ये जिंदगी का आखिरी सफर कैसे बन गया? क्या इसके लिए सिर्फ प्रकृति को दोष दिया जा सकता है? शायद ये तस्वीरें इस पर कुछ रोशनी डालें।
आप देख रहे हैं गुफा के पास खाई नुमा इलाके में लगे ये सैकड़ों टेंट और इन्हीं में से कई टेंट शुक्रवार को अचानक आए फ्लैश फ्लड में बह भी गए थे। जाने भी गई, लेकिन क्या ये टेंट यहाँ होने चाहिए? दूसरी द क्वेश्चन इज जहाँ पे ये लगाया गया है आई डोंट थिंक अभी तक वहाँ कभी भी ऐसे टेंट या खाने की जगह लगाई गई थी। तो सदियों से पंचायत ये चल रहा था। तो मैं समझता हूँ इसको तहकीकात करनी चाहिए। हो सकता है इंसान की गलती हो सकती है। फारूक अब्दुल्ला ने वाजिब सवाल उठाया है और इसी के साथ इस हादसे पर अब सवाल खड़े होते हैं कि क्या यात्रा के इंतजामों में लापरवाही हुई? इसी के साथ सवाल मौसम विभाग पर भी उठता है। क्या कर रहा था मौसम विभाग और हादसा हो जाने के बाद के लिए कितनी थी तैयारी? अब इन 3 सवालों के जवाब सरकार को देने होंगे, क्योंकि सवाल उन लाखों श्रद्धालुओं की जिंदगी से जुड़े हैं जो अब भी बाबा की गुफा की ओर रुख कर रहे हैं, जबकि यात्रा पर कुछ देर के लिए विराम लगा दिया गया। हादसा हुआ है, वहाँ बादल फटा, आपको पता है? पता है, लेकिन कोई चिंता नहीं है। बाबा के दरबार में जाना है, बादल फटे चाहे जो आए, वहाँ बाबा ने बुलाया है। आप कानपुर से आए हैं, आपने सुना वहाँ जो हादसा हुआ? हम हादसा सुना, इसके बाद हम ही चाहते हैं बाबा वो जो हो रहा अच्छा होने दो, हम लोग दर्शन करेंगे बाबा के दर्शन चाहिए हमको। और अब प्रशासन सरकार की जवाबदेही इन लोगों की तरफ भी है जो भक्ति में लिप्त मौत के इन इंतजामों के बीच पहुंचने को आतुर हैं। जिस तरह से यहाँ निचले इलाके में सैकड़ों नीले हरे टेंट नजर आ रहे हैं, जाहिर है बारिश का पानी कहीं से भी आकर कभी भी इन्हें अपनी चपेट में ले सकता था। ऊपर से फ्लैश फ्लड से तो बचाव का वक्त भी नहीं मिलता और यही हुआ। इसको भेजना होगा फर्दर में। और इस सब के पीछे थ्योरी क्लाउड बर्स्ट की दी गई, यानी बादल फटना, लेकिन बादल फटा भी था। अमरनाथ बचाव कार्य पर बोलते हुए सुनिए एनडीआरएफ के पूर्व डीजी क्या बता गए। आप समझ सकती हैं कि बादल फटने के बाद जो पहाड़ से आया हुआ सैलाब है वो श्रद्धालुओं के लिए कितना भयानक होगा। उनके लगाए गए 3 लंगर, कम्युनिटी किचन और उनके कई टेंट्स बहा कर ले गया। और सबसे बड़ी चीज है कि रेस्क्यू ऑपरेशंस 5:30 बजे की ये कल घटना है और उसके बाद लगातार बारिश होती रही। और जैसा आईएमडी के अधिकारी ने बताया है कि ये लोकलाइज्ड एक हेवी रेन के कारण इस प्रकार का फ्लैश फ्लड आया। मौसम विभाग का कहना है कि अमरनाथ में भारी बारिश का पूर्वानुमान पहले ही दिया जा चुका था। जहां तक बादल फटने के पूर्वानुमान का सवाल है, बादल फटने का पूर्वानुमान हमेशा ही बेहद मुश्किल होता है। हालांकि इसकी एक दूसरी वजह यह भी है कि अमरनाथ की श्रीनगर से दूरी करीब 100 किलोमीटर है, जो कि श्रीनगर में पूर्वानुमान के लिए लगे डॉपलर रडार की भी अंतिम सीमा है। बादल फटने की प्रक्रिया की शुरुआत तब होती है जब 2 अलग अलग तापमानों की हवा आपस में मिलती है। कल वायुमंडलीय दबाव और तापीय कारकों की वजह से गर्म हवा ऊपर चली जाती है और ठंडी हवा अनुकूल वातावरण पाकर बादल में बदलने लगती है। मौसम के इसी बदलाव के अगले चरण में किसी खास जगह पर बादल का ढेर जमा हो जाता है और तब बूंदों का भार बढ़ता जाता है। कुछ समय बाद बूंदों का भार इतना बढ़ जाता है कि बादल की परतें इसका भार संभाल नहीं पाती और तब वो बूंदें मोटी धार के रूप में आसमान से गिरती हैं और इसी को कहा जाता है बादल फट गया। और जानकार बताते हैं कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों में ही बादल फटने की घटनाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन अमरनाथ मामले में भारी बारिश और क्लाउड बर्स्ट के बीच बहुत महीन रेखा है। तो उसका पूर्वानुमान मैं ये नहीं कह सकता कि असंभव है, लेकिन यदि ये डॉपलर रडार के नजदीक में है और उस एरिया में और कोई घटनाएं नहीं हो रही हैं, तो इसका पूर्वानुमान की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, लेकिन समय बहुत कम होता है। तो अब अमरनाथ में बादल फटने से जुड़े इन तथ्यों के आधार पर ये साफ हो जाता है कि मौसम विभाग को क्लाउड बर्स्ट का न सही पर भारी बारिश का पूर्वानुमान था। अब ऐसे में वहाँ जमा टेंट और उसमें रहने वाले, खाने वाले भक्तों तक ये सूचना क्यों नहीं पहुँची? बारिश के मौसम में भी निचले इलाकों में टेंट लगाने देने की इजाजत दी ही क्यों गई?
देखिए, इसका इम्पैक्ट कई लोकेशंस पे हुआ है। नॉर्मली क्या हुआ, जो पूरा एरिया था वो इनंडेटेड तो नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन चारों तरफ से बारिश चली हुई थी फ्रॉम ऑल कॉर्नर्स। बारिश की वजह से 2-3 जगह से अलग अलग लोकेशन से पानी का बहाव बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ हो रहा था। लेकिन जो मेन स्ट्रीम था वो सबसे बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न था, बिकॉज वहाँ दुकानें लगी हुई थी और मेकशिफ्ट टेंट्स लगे हुए थे। लोगों को बहुत हमने कोशिश की हटाने की। आपने देखा होगा विजुअल्स में, हम लोग फिजिकली बोल रहे थे, लोगों को ये कह रहे थे कि आप यहाँ से जल्दी से निकलिए, लेकिन वही होता है, कुछ लोगों ने शायद उसको उस ढंग से नहीं लिया। पहाड़ों में पानी बहुत तेज़ी से बढ़ता है, हम सब जानते हैं। 15 से 20 मिनट में वो एक बिल्कुल दावानल बन गया, बहुत बड़ा, मैं कहूँगा बहुत बड़ा एक फ्लड की सिचुएशन बन गई। आईटीबीपी के अनुसार भी वहाँ मेकशिफ्ट दुकानें यानी अस्थायी दुकानें लगी थी और आखिरी वक्त के लिए तैयारी नहीं थी और न लोग स्थिति को गंभीरता से ले रहे थे। अब इस घटना के इर्द गिर्द घूमने लगे हैं कई सवाल। जो अमरनाथ जी यात्रा में जो एक दर्दनाक वाक़ा हुआ है, वो हम सब के लिए बहुत दुख का वाक़ा है और हम उम्मीद करेंगे, जैसे यशवंत सिन्हा जी ने भी कहा, कि सरकार इसके ऊपर कमीशन बिठाएगी। ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे वहाँ टेंट लगाए गए थे, खतरनाक इलाका है, और साफ चीज़ें लोगों के सामने लाएंगे। और साथ साथ जो गुजर गए हैं उनको अच्छा मुआवजा दिया जाए, उनके ख़ानदानों को, और आगे के लिए भी सोचा जाए कि ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। हालांकि हादसे के बाद लगातार बचाव कार्य चलता रहा है और आईटीबीपी, एनडीआरएफ समेत बीएसएफ और सेना के जवान मुस्तैदी के साथ लोगों को बचा रहे हैं। लापता लोगों की तलाश भी जारी है। रात आज जो इंटरवेनिंग नाइट हुई है, तो 3:38 तक जो मुझे सूचना है कि हमारे लोगों ने 15,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। पंचतरणी वाला एरिया है और बाल्टल वाला एरिया है, तो वो सारे लोग सुरक्षित हैं और वो धीरे धीरे नीचे आ रहे हैं। रात को उनका ख्याल रखा गया है। तो 15,000 लोगों को निकालना भी अपने आप में बहुत बड़ा काम था, क्योंकि लोग पैनिक न करें, भगदड़ न मचे। ट्रैक बहुत ही सीमित रास्ता है वहाँ पर, तो और नीचे कई जगह पर गहरा भी काफ़ी है, तो हमारे को वो भी डर था कि लोग कहीं नीचे ना गिर जाएं और ज़्यादा कैजुअल्टीज़ के चांसेस ना हो। उसको हमने पूरी तरह से प्रिवेंट किया है। देखिए, अब तक जो तकरीबन 16 डेथ्स जो हुई है, उसमें से 12 डेड बॉडीज जो अमरनाथ गुफा और पंचतरणी में थी, उनको नीलग्राट यानी सोनमर्ग के पास वाले हेलीपैड्स पे लाया गया है। और मेरे पीछे जो आप हेलीपैड देख रहे हैं, यही वो हेलीपैड है जहां पर इसी हेलीकॉप्टर के, ये एल-8 हेलीकॉप्टर, एडवांस फ्लाइट हेलीकॉप्टर इंडियन आर्मी का, इसी में जो अभी भी जख्मी ऊपर लोग हैं उनको नीचे लाया जा रहा है। आपसे थोड़ी देर पहले 2 जो जख्मी है, एक महिला और एक पुरुष, उनको पंचतरणी से यहाँ लाया गया। अब उनको डालटल के जो बेस हॉस्पिटल है वहाँ शिफ्ट किया जाएगा। और ये देखिए, ये एम्बुलेंस निकल गई है उन जख्मियों को लेकर जो जिनको आपसे थोड़ी देर पहले हेलीकॉप्टर के जरिए गुफा से नीचे लाया गया है। हमारे मेडिकल डिटैचमेंट्स जो आर्मी के हैं, हम लोग सिविल के जो मेडिकल डिटैचमेंट्स हैं, उनके क्लोज कोऑर्डिनेशन में हम काम कर रहे हैं और किसी भी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। अभी मैं देख के आया हूँ, जो हमारी मेडिकल डेट्स है, दे आर वेल इक्विप्ड एंड सब कुछ मेडिसिन वगैरह सब कुछ उनके पास पूरी मौजूद है एंड दे कैन हैंडल एनी काइंड ऑफ सच सिचुएशन। घायलों का ख्याल रखा जा रहा है, लापता को ढूंढा जा रहा है और भटकते श्रद्धालु भी वापस बेस कैंप की ओर लौटने लगे हैं। उधर जम्मू में भी लोग लगातार देश भर से जुट रहे हैं और बाबा के दर्शन के लिए खासे उत्साहित हैं। अमरनाथ में हादसा हुआ है, वहाँ बादल फटा, आपको पता है? पता है, लेकिन कोई चिंता नहीं है। बाबा के दरबार में जाना है, बादल फटे चाहे जो आए, वहाँ बाबा ने बुलाया है हमें। आप कानपुर से आए हैं, आपने सुना वहाँ जो हादसा हुआ? हम हादसा सुना, इसके बाद हम चाहते हैं बाबा वो जो हो रहा अच्छा होने दो, हम लोग दर्शन करेंगे बाबा के। दर्शन चाहिए हमको, सिर्फ दर्शन चाहिए सबको। अब प्रशासन की जिम्मेदारी है इन लोगों की सुरक्षा करना और मौसम विभाग को मुस्तैदी के साथ चेतावनी जारी करनी होगी। साथ ही खतरनाक इलाकों में लोगों के जमा होने से लेकर टेंट लगाने की इजाजत पर भी गौर करना होगा। हालांकि इस सब के बीच जिनकी जान गई, उनके गुनहगार को भी सामने लाया जाना चाहिए। आपका चैनल एबीपी न्यूज लगातार पूछ रहा है कि इतने बड़े हादसे का जिम्मेदार आखिरकार कौन है। विशेषज्ञ कह रहे हैं कि आखिर रिवर बेड यानी पानी के बहाव वाले क्षेत्र में श्रद्धालुओं के टेंट क्यों लगाए गए। इस बीच जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का एक ट्वीट सामने आया है, जिससे उनकी तरफ से कहा गया है कि प्रकृति विज्ञान पर भारी है,
जिस प्रकार से हमारी टीम ने कार्य किया वो सराहनीय है। ये ट्वीट उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से किया गया है। उसमें लिखा गया है, इस आपदा में जिन श्रद्धालुओं ने जान गंवाई उनके परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है। आने वाले सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से व्यवस्था में और सुधार किया जाएगा। तो एक तरफ बड़ा सवाल बरकरार है कि अमरनाथ हादसे के लिए कौन जिम्मेदार है, रिस्क क्यों लिया गया इतना बड़ा, श्रद्धालुओं के टेंट रिवर ग्रेड वाली जगह पर क्यों लगाए गए। इस बीच उपराज्यपाल मनोज सिन्हा का ये ट्वीट सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि प्रकृति विज्ञान पर भारी है। जिस प्रकार से हमारी टीम ने कार्य किया है वो सराहनीय है। इस आपदा में जिन श्रद्धालुओं ने जान गंवाई उनके परिवार के साथ हमारी गहरी संवेदना है। आने वाले सभी लोगों के लिए हमारी तरफ से व्यवस्था में और सुधार किया जाएगा। हमारी इस रिपोर्ट में आपने सुना भी था कि जो श्रद्धालु हैं उनके मन में अभी भी कोई डर नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने देखा क्या हुआ, लेकिन हम दर्शन करने आए हैं और दर्शन करके ही जाएंगे। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन से प्रदर्शनकारियों को करोड़ों रुपए के नोट मिले हैं। कल श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों ने कब्जा कर लिया था, जिसके बाद राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे परिवार समेत घर छोड़कर भाग गए थे। ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन की ही हैं जिस पर आम जनता ने कब्जा कर लिया है, प्रदर्शन कर रहे लोगों ने कब्जा कर लिया है। और ये देखिए किस तरीके से नोटों की गड्डियां आपको दिखाई दे रही हैं। प्रदर्शनकारियों ने न केवल कब्जा किया है, यहाँ से उनको बड़ी तादाद में नोट मिले हैं। करोड़ों रुपए के नोट यहां बरामद हुए हैं प्रदर्शनकारियों को। और कल जब राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया गया था उसके बाद ही गोटाबाया राजपक्षे अपने परिवार समेत घर छोड़कर भाग गए। तो ये देखिए नोट गिनते हुए प्रदर्शनकारी जिन्हें आप साफ तौर पर देख सकते हैं। राष्ट्रपति भवन पर पहले ही ये तमाम प्रदर्शनकारी कब्जा कर चुके हैं। खुद गोटाबाया राजपक्षे जो कि राष्ट्रपति हैं श्रीलंका के, उन्हें अपने परिवार समेत घर छोड़कर भागना पड़ा है। और ये देखिए ये नोटों की गड्डियां प्रदर्शनकारियों के हाथ में। आरोप राजपक्षे परिवार पर लगता रहा है कि उन्होंने जनता की पैसों को कुछ इसी तरीके से इकट्ठा करके रखा जिसकी वजह से देश के हालात हो गए। और ये देखिए राष्ट्रपति भवन में नोटों की गड्डियां प्रदर्शनकारियों को मिली है। वीडियो बनाते हुए लोग साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो समय समय पर पैसों को लेकर, पैसों की हेराफेरी को लेकर राजपक्षे परिवार पर गंभीर आरोप लगते रहे। आर्थिक संकट से जूझ रहा है श्रीलंका और इस बीच राष्ट्रपति भवन में किस तरीके से नोट बरामद हुए हैं, करोड़ों रुपए बरामद हुए हैं जानकारी के मुताबिक। और प्रदर्शनकारियों को आप देख सकते हैं जो इन नोटों को गिन रहे हैं और इसका वीडियो भी बना रहे हैं। तो जिस तरीके के हालात श्रीलंका में बने हुए, इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका के सेना प्रमुख की तरफ से लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है। आप देख रहे हैं पूरे देश में लगातार प्रदर्शन हो रहा है, आगजनी हो रही है। इस बीच सेना प्रमुख की तरफ से लोगों से कहा गया है शांति बनाने में मदद करें। तो सेना प्रमुख एक तरफ अपील कर रहे हैं लोगों से। इसी बीच श्रीलंका में आज 4 मंत्री इस्तीफा दे चुके हैं। तो सरकार वहां अधर में है, जनता वहां सड़क पर है। और ये देखिए राष्ट्रपति भवन की तस्वीरें, किस तरीके से प्रदर्शनकारियों ने इस पर कब्जा कर लिया। स्विमिंग पूल में नहाते हुए प्रदर्शनकारी साफ तौर पर देखे जा सकते हैं। तो श्रीलंका में हालात बद से बदतर होते हुए और इसी से जुड़ी हुई तस्वीरें लगातार आपके सामने हम रख रहे हैं। हमारे सहयोगी आशीष सिंह इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े भी हुए हैं। आशीष, ये जो राजनीतिक वैक्यूम क्रिएट हो गया है श्रीलंका में, इसकी क्या मुख्य वजह रही, जो दर्शक हमारे साथ जुड़े हैं वो भी समझना चाहेंगे। देखिए प्रतिमा, इसकी मुख्य वजह यह है कि राजपक्षे परिवार पूरी तरह से आर्थिक नीतियों पर विफल रहा है। बार बार पिछले कई महीनों में लगातार लोग सड़कों पर आए, विरोध करते रहे। जो आर्थिक स्थिति थी उससे निपटने के लिए बार बार उन्होंने आवाज़ उठाई कि इसको सॉल्व किया जाए किसी तरह से, और एक के बाद एक इस तरह के मेजर्स लिए गए राजपक्षे सरकार की तरफ से, जिसको हम अंग्रेजी में कह सकते हैं कि सारे एवरी डिसीजन फेल फ्लैट। तो सभी में बुरी तरह से मुंह की खानी पड़ी और कहीं ना कहीं चीन के इन्फ्लुएंस में ज़रूर थे। चाइनीज़ इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा रहा, लोन इतना ज़्यादा ले लिया, कर्जा इतना ज़्यादा ले लिया कि उसको चुका नहीं पाए। ऑर्गेनिक फार्मिंग को शुरू किया, उसको प्रमोट करने की कोशिश की, बुरी तरह से फ्लॉप हो गया, इतनी बड़ी आर्थिक चोट पहुंची। तो इन सभी कारणों का एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये सभी कारण एक साथ मिल करके श्रीलंका को आज इस स्थिति पर ले आए हैं कि लोगों के पास ना तो खाने को है, ना तो घर में पीने को है, ना तो बिजली है, ना फ्यूल है, ना पावर है। ऐसे में जनता करे तो क्या करे। इस वजह से लोग इस तरह से सड़क पर उतरे हुए हैं। और अब स्थिति ये हो गई है प्रतिमा की सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल ना चली जाए, इस वजह से जो आप जानकारी दे रही
थे। आर्मी चीफ शवेंद्र सिल्वा ने खुद ही इस बात की अपील की है सभी लोगों से कि शांति बनाए रखें और जो पीसफुल ट्रांजिशन करना चाहते हैं सरकार का वहां पर, उस प्रोसेस को पूरा होने दें। ये तस्वीरें देखकर लगता नहीं आशीष कि लोगों का गुस्सा जायज है। लोगों के पास खाने को नहीं, पीने को नहीं, लोग जो है वो सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन राष्ट्रपति भवन से करोड़ों की गड्डियां निकल रही हैं नोटों की, जो तस्वीर हम दिखा भी रहे हैं दर्शकों। इसी से तो देखिए आप नाराजगी और कितनी ज्यादा बढ़ गई होगी। ये कल की घटना है जो हमें जानकारी मिली, और उसके हालांकि ये एक अच्छी बात है प्रतिमा कि ये जितने करोड़ों रुपए की गड्डियां उन लोगों को वहां मिली थी, उसको उन लोगों ने शांतिपूर्ण तरीके से ईमानदारी के साथ पुलिस को हैंडओवर कर दिया। कम से कम रोग एलिमेंट्स नहीं थे इनमें, ऐसे लोग नहीं थे जो कि पैसे लेकर के भाग गए। उन्हें ये पता है कि वो अक्यूट इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं, और जो आरोप अपने शासकों पे लगा रहे थे वैसी कोई हरकत वहां की जनता ने नहीं करी। इन पैसों की उनको जरूरत है, उन्होंने पुलिस को हैंडओवर किया है, और निश्चित तौर पर ये रिफ्लेक्ट करता है जो आप कह रही थी कि कैसे बड़ी तादाद में रकम को उन्होंने अपने राष्ट्रपति भवन में छुपा करके रखी हुई थी, और यही तो उन पर आरोप था, ग्रॉस इकोनॉमिक मिसमैनेजमेंट। जब जनता पिस रही है तब आप अपने घर में इतनी बड़ी संख्या में नोटों की गड्डियों को रखे हुए हैं, यानी आप खुद इस तरह की इवेंचुअलिटी के लिए तैयार थे, लेकिन आपको जनता की कोई फिक्र नहीं थी। और उसी का नतीजा है कि आज लोग सड़क पर निकले हैं और जवाब चाहते हैं, गोटाबया का इस्तीफा चाहते हैं, जिन्होंने कहा है कि ट्यूसडे को इस्तीफा दे देंगे। और अब लोगों को मुझे लगता है कहीं ना कहीं उम्मीद होगी कि जो नई यूनिटी गवर्नमेंट बननी है, सभी सर्वदलीय जिसे ऑल पार्टी गवर्नमेंट कही जा रही है वहां पर, वो कोई ना कोई इस तरह के इकोनॉमिक स्टेप्स उठाए जिससे कि वहां की जो अभी स्थिति है उससे डील किया जा सके। ये जो अस्थिरता है आशीष, चूंकि आप देख रही है लंबे समय से यहाँ चलती आ रही है, हमारे तमाम सहयोगी भी ग्राउंड जीरो पर पहुंचे थे, किस तरीके से पेट्रोल पंप पर सेना तक लगानी पड़ी थी क्योंकि इस तरीके की वहां पर स्थिति हो गई थी। अब ये स्टेबल होता हुआ क्या आपको नजर आ रहा है आने वाले दिनों में? नहीं, देखिए मुझे लगता है कि ये बहुत लंबा वक्त लगेगा, और मैं अपनी जानकारी से ज़्यादा या अपने असेसमेंट से ज़्यादा आपके सवाल का जवाब इस आधार पे दे सकता हूं कि गवर्नमेंट के टॉप ऑफिशियल्स से जो मेरी बात हुई है, भारत सरकार का जो असेसमेंट है, इट इज़ गोइंग टू टेक सम टाइम। इतनी जल्दी ये एड्रेस नहीं होने वाला, क्योंकि बहुत डीप रूटेड फाइनेंशियल क्राइसिस है ये, जब लोगों के पास इसेंशियल्स भी ना बचें। प्रतिमा तो आप समझ सकती हैं, फॉरेक्स जो इनका फॉरेक्स रिजर्व है वो ऑलमोस्ट नेग्लिजिबली लो है, आप जीरो मान के चले, इतनी बुरी हालत है, इनका रुपए इतना डीवैल्यू हो चुका है। तो इतना मल्टी लेयर फैलिसीज है, इतना ज़्यादा नुकसान हुआ है इतने लेयर्स में कि उस इकॉनमी को दोबारा से पटरी पर ला पाना, इसके लिए बहुत स्टर्न और बहुत सोच समझ करके आर्थिक नीतियों की जरूरत होगी। और एक तो सभी दल मिलकर के आपस में इन नीतियों को इंप्लीमेंट करने के लिए रोड प्लान रखेंगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ा समय लगेगा, और लोगों को उम्मीद लेकिन जरूर होगी कि नई सरकार जो आए वो इसको एड्रेस कर सके। बहुत महत्वपूर्ण बातें आशीष बता रहे हैं। आशीष, हमारे साथ आप लगातार बने रहिए, लेकिन देखिए श्रीलंका के जो हालात हैं पूरी तरह से बिगड़ गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने पीएम के निजी आवास में आग लगा दी, राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया, और आखिर ये सब हुआ क्यों? आपके मन में भी सवाल होगा, जवाब इस रिपोर्ट में। लोगों का गुस्सा यूं ही नहीं है, इसके पीछे की वजह है महंगाई, कंगाली और सरकार की विफलता, जिसने श्रीलंका को कर्ज के ऐसे दलदल में धकेल दिया है जिससे निकल पाना आसान नहीं होगा। गहरे आर्थिक संकट से गुजर रही श्रीलंका में महंगाई की दर आसमान में पहुंच गई है। पिछले 6 महीने के दौरान महंगाई दर में करीब 3 गुना की बढ़ोतरी हुई है। मार्च में महंगाई दर 19% थी, वो जून में बढ़कर करीब 55% पर पहुंच गई है। श्रीलंका के पास ईंधन खरीदने के लिए पैसे नहीं, जिसकी वजह से वहां बिजली का संकट तक पैदा हो गया। ज्यादातर पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल नहीं। श्रीलंका में 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 460 रुपए हो गई है। डीजल की कीमतों में लगी आग और किल्लत के चलते लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। इस कतार में लगने के बावजूद भी लोगों को नहीं पता कि उन्हें पेट्रोल और डीजल मिलेगा कि नहीं। अर्थव्यवस्था को खराब करने में पिछले 30 साल चले गृह युद्ध और फिर 2020 में आए कोरोना की भूमिका भी अहम रही, जिसने श्रीलंका के पर्यटन को पूरी तरह से तबाह कर दिया और देश को बर्बादी के कगार पर ला दिया। श्रीलंका को कौन बचाएगा, ये बड़ा सवाल लगातार बना हुआ है। जनता के गुस्से की आग प्रधानमंत्री के आवास तक भी पहुंची। प्रदर्शनकारी विक्रमसिंघे के निजी आवास में घुस गए। ये रिपोर्ट देखिए। सत्ता में बैठे लोगों से जनता का भरोसा पूरी तरह से उठ गया है। प्रधानमंत्री आवास से निकल रही ये आग की लपटें। प्रदर्शनकारियों ने प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के घर में आग लगा दी। भारी संख्या में प्रदर्शनकारी घर में घुसे, तोड़फोड़ की और फिर आग के हवाले कर दिया।
प्रदर्शनकारियों ने जिस घर को निशाना बनाया वो कोलंबो में बना विक्रमसिंघे का निजी आवास है। घर में आग लगाने की घटना से पहले सुरक्षा कर्मियों और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। तैनात जवानों ने गुस्साई भीड़ को रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन हर कोशिश बेकार हो गई। उपद्रवी घर में घुस गए। प्रधानमंत्री रणिल विक्रमसिंघे ने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। देश में फैली हिंसा के बीच प्रदर्शनकारियों ने प्राइवेट घर में आग लगा दी। जिस वक्त विक्रमसिंघे के घर को आग के हवाले किया गया, उससे पहले ही इस्तीफे का ऐलान कर चुके थे। घर के ऊपरी हिस्से से निकल रही आग की लपटें दिखाई दे रही थी। तो ये रिपोर्ट बता रही है किस तरीके से श्रीलंका में हर ओर आग ही आग है। इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए मैं एक बार फिर से रुक करना चाहूंगी अपने सहयोगी आशीष का, जो लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आशीष, जिस तरीके के हालात श्रीलंका में बने हुए हैं, कई सारे फैक्टर्स रहे श्रीलंका की ऐसी स्थिति होने में, और ऐसे में जब हम बात करें अंतरिम सरकार की अगर बनती है तमाम पार्टियों को मिलाकर, तो चुनौतियां कई सारी होंगी, क्योंकि एकाएक तो इन तमाम परेशानियों को दूर किया नहीं जा सकता। बिल्कुल प्रतिमा, यही मैं थोड़ी देर पहले आपसे कह रहा था कि जब नई सरकार बनेगी तो भी आपको सबसे पहले तो ये देखना पड़ेगा कि ये मजबूरी में बन रही है सरकार। इन सब का कंपल्शन है, ये समझ रहे हैं कि इनको साथ आ करके एक नया वैकल्पिक सरकार लोगों को देना होगा, वरना इनके लिए पॉलिटिकल स्पेस खत्म हो जाएगी। अब उसके बाद उन आर्थिक नीतियों पर एक दूसरे के साथ सहमति बनानी पड़ेगी जिन नीतियों पर पारंपरिक अंतर्विरोध रहा है। तो निश्चित तौर पर सबसे पहली चुनौती तो टेबल पर ही आ जाएगी। उसके बाद इतना डीप इकोनॉमिक क्राइसिस को सॉल्व करने का तरीका, IMF का वो लोन जो ये चाहते हैं वो उनको मिल सकेगा कि नहीं। IMF की टीम आ रही है अपना असेसमेंट रिपोर्ट तैयार करने के लिए। तो कई लेयर पे कई चुनौतियां हैं। इस तरह के जब तस्वीरें सामने आती हैं प्रतिमा, तो ये बिल्कुल रिफ्लेक्ट करती हैं कि जो वहां की सिटिंग गवर्नमेंट जो अभी तक राजपक्षे सरकार थी, इट फेल्ड टू इंस्पायर कॉन्फिडेंस ऑफ पीपल एनी मोर। लोगों को ये बात समझ में आ गई कि अब इनसे तो नहीं हो पाएगा। अब हमको ये देखना होगा कि ये जो तमाम चुनौतियां हम और आप यहां पर गिना रहे हैं, इनको एड्रेस करने के लिए जो नई यूनिटी गवर्नमेंट बनती है वो किस तरह के फाइनेंशियल रोड मैप को सामने रखती है। निश्चित तौर पर कई चुनौतियां हैं, उसको एड्रेस कर सकेंगे कि नहीं कर सकेंगे, ये मुझे लगता है वहां का राजनीतिक परिदृश्य और भविष्य बताएगा। तो एक एक कर कई गलत फैसलों ने श्रीलंका की ये हालत की है। सड़कों पर प्रदर्शनकारी हैं, जगह जगह आगजनी हो रही है। कल श्रीलंका में दिन भर सड़कों पर हंगामा होता रहा। कैसे कल दिन भर बवाल हुआ, कैसे राष्ट्रपति भवन में प्रदर्शनकारी दाखिल हुए, ये रिपोर्ट देखिए। जनता जब कोपाकुल हो भ्रिकुटी चढ़ाती है। हुंकारों से महलों की नींव उखड़ जाती है। वो जिधर चाहती काल उधर ही मुड़ता है। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जनता आई। सहस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित सेना ने सुरक्षा की दीवार बनाई, लेकिन वो आक्रोश की ज्वाला को नहीं रोक पाई। और इस तरह श्रीलंका में सत्ता के सबसे बड़े प्रतीक पर जनता का कब्जा हो गया है। जान बचाने के लिए राष्ट्रपति गोटाबाया पक्षे पहले ही राष्ट्रपति भवन छोड़कर भाग गए। भूखी जनता जब राष्ट्रपति भवन में घुसी तो सीधे रसोई का रुख किया। कोई आलीशान बिस्तरों पर आराम फरमाने लगा तो कोई स्विमिंग पूल में कूदकर तख्ता पलट का जश्न मनाने लगा है। लेकिन श्रीलंका के लोगों को इसकी कीमत भी चुकानी पड़ी। सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए सेना को सड़कों पर उतार दिया, जिसके बाद कोलंबो समेत तमाम शहरों में हिंसक झड़पें हुईं, जिसमें 100 से भी ज्यादा लोग जख्मी हुए। प्रदर्शनकारियों ने भी कई जगह लक्ष्मण रेखा भी लांघी, सत्ताधारी दल के सांसदों को पीटा। प्रदर्शनकारियों का जत्था गोल में चल रहे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच के स्टेडियम के बाहर तक पहुंच गया, लेकिन मैच में बाधा नहीं डाली। बड़ी बात यह है
कि पूर्व श्रीलंकाई बल्लेबाज सनत जयसूर्या समेत कई लेजेंडरी क्रिकेटर भी गोटा गो गामा और गोटा गो होम का साथ दे रहे हैं। राष्ट्रपति भवन पर प्रदर्शनकारियों के कब्जे के बाद श्रीलंका के तमाम विपक्षी दलों ने राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे से तुरंत इस्तीफा देने की मांग की है, लेकिन राष्ट्रपति अपने परिवार के साथ किसी सुरक्षित ठिकाने पर चले गए। कुछ तस्वीरें आई हैं जिसमें दावा किया गया है कि राष्ट्रपति के सामान को नौसेना के जहाज में भरा गया है। श्रीलंका बीते कई दशकों की सबसे बड़े आर्थिक संकट का सामना कर रहा है। श्रीलंका का यह आर्थिक संकट वहां के विदेशी मुद्रा भंडार के तेजी से घटने से पैदा हुआ है। विदेशी मुद्रा भंडार की कमी की वजह से श्रीलंका जरूरी सामानों का आयात नहीं कर पा रहा, जिनमें तेल, खाने पीने के सामान और दवाएं जैसी चीजें शामिल हैं। इस साल मई में वो इतिहास में पहली बार अपने कर्ज के किस्त चुकाने में नाकाम रहा था। कई जानकार मानते हैं कि इस स्थिति के लिए चीन जिम्मेदार है, जिसके कर्ज के जाल में फंसकर आज श्रीलंका चल रहा है। मेरे सहयोगी आशीष लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। आशीष, सेना प्रमुख का ये कहना तो कहीं ना कहीं ये बता देता है कि स्थिति जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल है। निश्चित तौर पर सेना, अब हमने कल ये भी तस्वीर देखी थी प्रतिमा की, कल जब प्रोटेस्टर्स राष्ट्रपति के घर में घुस रहे थे उसके चंद मिनटों पहले कैसे वहां पर तैनात फौज और जो फोर्सेस थी वहां पर वो लोगों पर गोलियां तक चला रही थी उनको कंट्रोल करने के लिए। आज इस बात का एहसास हुआ और खुद आर्मी चीफ ने ये लोगों से अपील की है कि शांति को बनाए रखें और जो ट्रांजिशन होना है गवर्नमेंट का उसमें सरकार की और वहाँ की फोर्सेस की मदद करें। एक मैं आपको अपडेट दे दूँ जो हमें अभी वहाँ से पता चल रही है, जो इकोनॉमिक क्राइसिस है, भारत ने आज भी जो श्रीलंका को माफ़ कीजिएगा असिस्टेंस पहुंचाया अपनी तरफ से, उसके बावजूद पिछले 3-4 महीने से जो भारत असिस्ट कर रहा है उसके बावजूद इन द मंथ ऑफ अप्रैल द कंट्री डिफॉल्टेड ऑन इट्स $51 बिलियन फॉरेन डेट पाइल। ये मैं आपको श्रीलंका की एक आंतरिक रिपोर्ट में से पढ़ के बता रहा हूँ। प्रतिमा, जो आप एक सवाल पूछ रही थी अब से थोड़ी देर पहले, आप सोचिए जब इतना बड़ा डेट श्रीलंका पर अभी भी है और तमाम देशों से, दिस इज फॉरेन डेट, यानी कि वो अभी दूसरे देशों से जो सपोर्ट उनको मिला है, फाइनेंशियल असिस्टेंस उन्होंने लिया है डेट के जरिए, उसको वापस करने की उनको दे आर इनटू डिफॉल्ट, अभी उनको उन पर इतना डिफॉल्ट है और IMF से वो फर्दर और लोन्स चाहते हैं। चाइना का ऑलरेडी उनके ऊपर बहुत बड़ा लोन पड़ा हुआ है जिसको वो चुका ही नहीं पा रहे। तो इतनी चरमराई हुई अर्थव्यवस्था हो गई है कि अभी जो आप सवाल पूछ रही थी पहले कि आखिर वो मेजर्स कैसे लेंगे, कैसे उन आर्थिक नीतियों को लाएंगे जिससे कि वहाँ के सूरत हाल को बदला जा सके, ये बहुत चैलेंजिंग रहने वाला है। और मुझे लगता है कि इसी वजह से लोगों का आक्रोश देखते हुए खुद सेना के प्रमुख ने ये अपील की है कि शांति बनाए रखें, मौका दें नई सरकार को, वो आए और कुछ आर्थिक नीतियां ऐसी लाएं जिससे कम से कम आहिस्ता आहिस्ता ही सही लेकिन इनको एड्रेस किया जा सके। बिल्कुल, देखिए टैक्स में कटौती करते रहे ये सोचकर कि इसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट होगा, लेकिन सरकारी खजाना खाली कर दिया इन लोगों ने और फिर कर्ज पर कर्ज लेते रहे, तो स्थिति तो ऐसी होनी ही थी ना आशीष। जी हाँ बिल्कुल, और इतनी ज़्यादा कर्ज हो गया है श्रीलंका की सरकार पर कि अब देखिए कि अब जो सरकार जिसका प्राइम काम होता है कि अगर आपने ऐसा कोई डेट लिया है तो उसको रीपे करने का स्केड्यूलिंग हो, कैसे आप उसको रीपे करेंगे, उसका एक चार्ट आपके पास होना चाहिए, उसका कोई रोड मैप होना चाहिए। उन्होंने कल हाथ खड़ा करके कह दिया कि जी हम दिवालिया डिक्लेयर हो गए। सिर्फ आपके ऐसा कह देने से ये समस्या सुलझती नहीं और इस वजह से तस्वीरों में आप देख रही हैं कि लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर हैं। इस वक्त देश के पूर्वी राज्य असम से खबर आ रही है कि महंगाई और जरूरी चीजों के दाम बढ़ने के खिलाफ असम में भगवान शिव का वेश धारण कर नुक्कड़ नाटक के जरिए विरोध करने वाले एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शिकायत पर इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है। तो महंगाई के खिलाफ ये शख्स भगवान शिव का वेश धारण कर जो है वो विरोध कर रहा था, प्रदर्शन कर रहा था, जिसके बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने इसके खिलाफ शिकायत की और अब इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। असम में महंगाई और ज़रूरी चीज़ों की कीमतों के इजाफे के विरोध में इस शख्स ने भगवान शिव का वेश धारण किया और उसके बाद प्रदर्शन किया। इसी से नाराज बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने शिकायत दी थी। ये देखिए तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, भगवान शिव के वेश में दिखाई दे रहे इसी शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया और ये सब हुआ है बीएचपी और बजरंग दल की शिकायत। सरकार কৈছিলে 2 কোটিকে চাকৰি দিব, এই 2 কোটি এটা দুটা চাকৰি 2 লাখ চাকৰি দিব পৰা নাই, 23 লাখ চাকৰি দিয়া।
শান্তিয়ে থাকিব পাৰিছো জানো? গোটেই পৃথিৱীখনৰ মহাদেৱ হিচাপে গোটেই পৃথিৱীখনৰ দায়িত্ব মোৰ মূৰৰ ওপৰত। ৰাতিপুৱা গধূলি প্ৰেছাৰৰ ঔষধ খাব লাগে। এটা প্ৰেছাৰৰ ঔষধ কিয় এনেকৈ কৈছ? কিয় এনেকৈ কৈছ? तो तस्वीरें आप असम से देख रहे हैं। ये शख्स जो आपको दिखाई दे रहा है भगवान शिव का वेश धरे हुए शख्स ने महंगाई और जरूरी चीजों की कीमतें बढ़ने के खिलाफ नुक्कड़ नाटक किया था, विरोध किया था और इस शख्स को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की शिकायत पर शख्स को गिरफ्तार किया गया है। और इस बीच असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा, उनकी तरफ से एक ट्वीट आया है। उनकी तरफ से लिखा गया है, मौजूदा विषयों पर नुक्कड़ नाटक करना ईश निंदा नहीं है। वेश धरने में कोई भी अपराध नहीं है जब तक कि कुछ आपत्तिजनक बातें न कही जाएं। तो देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा जो कि अपने कड़े विचारों के लिए जाने जाते हैं, इंटॉलरेंट है काफ़ी सारी चीज़ों को लेकर, उनकी तरफ से कहा गया है कि ज़रूरी विषयों पर वेश धारण करके नुक्कड़ नाटक करना ये ईश निंदा की श्रेणी में नहीं आता है। तो खुद असम के मुख्यमंत्री की तरफ से कहा जा रहा है कि ये ईश निंदा की श्रेणी में नहीं आता है। उधर बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की शिकायत पर इस शख्स को गिरफ्तार भी कर लिया गया। तो ये जो शख्स आपको भगवान शिव की वेश में नजर आ रहा है, वेश धारण किए हुए, ये दरअसल एक नुक्कड़ नाटक कर रहा था। भगवान शिव का वेश धरे हुए शख्स ने महंगाई पर एक नुक्कड़ नाटक किया जिसका विरोध हुआ। विरोध किया बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने, शिकायत दी गई इन लोगों की तरफ से, जिसके बाद इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उधर असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा शर्मा की तरफ से कहा गया है कि इसमें कोई गलती उन्हें नजर नहीं आती क्योंकि ये ईश निंदा की श्रेणी में नहीं आता है। तो असम में महंगाई पर नुक्कड़ नाटक करने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है क्योंकि इसने भगवान शिव का वेश धरा हुआ था। और बड़ी खबर यह है कि बेल पर ये छूट भी गए हैं। तो उधर असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ईश निंदा की श्रेणी में नहीं आता है, इसमें कोई बुराई नहीं दिखती उन्हें। और इधर गिरफ्तारी के बाद अब बेल पर छूट भी गए हैं शिव और पार्वती, जो तस्वीरों में आपको नजर आ रहे हैं। दोनों को ही गिरफ्तार किया गया था, हालांकि दोनों बेल पर छूट गए। तो महंगाई पर वार महंगा पड़ गया, हालांकि अब दोनों को ही बेल मिल गई है। वो बहुत दूर है। दुनिया को कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।